हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है अपनी रिपोर्ट राइटिंग कि हमारी रिपोर्ट राइटिंग क्या हो सकती है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। तो ये जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये जो टॉपिक है वो किसी ना किसी फॉर्मेट में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या है इसका फॉर्मेट जो हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है। आप अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसे लिख सकते हैं। रिसेंटली COP26 मीटिंग वॉज डन सक्सेसफुली। अभी क्या हुआ था कि जो COP26 की मीटिंग थी वो सक्सेसफुली डन कर दी गई थी। ग्लोबल वार्मिंग वॉज द बिग इशू। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक मुद्दा रहा था, विच वॉज डिस्कस इन द मीटिंग, जिसको क्या किया गया था कि मीटिंग में डिस्कस किया गया था। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल वार्मिंग, आई होप कि आपको विजिबल होगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से और विजिबल जो है वो हो जाए। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ फेनोमेनन वेयर द अर्थ एवरेज टेम्परेचर राइजेज अप टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। मतलब क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक फेनोमेनन है, एक घटना है जहाँ क्या होता है कि अर्थ की जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है। और ये किस कारण बढ़ती है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की जो अमाउंट है, जो उनकी मात्रा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो जब ये हमारे वायुमंडल में बढ़ती हैं तो इस तरीके से इनके प्रभाव के चलते हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली बिगन इन 1800। अब क्या है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है एक्चुअली में वो 1800 शताब्दी से जो है वो बढ़ना शुरू हुआ था। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो इसके पीछे भी कारण है, ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन ऑफ द लार्ज चंक ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। मतलब क्या हुआ था कि उस समय नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को जो है वो काटे जाने लगा था। तो उसकी वजह से जो क्या है कि 1800 शताब्दी में क्या हुई थी कि हमने जो है वो ग्लोबल वार्मिंग को तेज़ी से बढ़ते हुए देखा था। दिस थिंग बिकेम रोज इन अ वेक ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जो चीज़ है वो और भी ज़्यादा तब खराब हो गई जब हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि एक तरीके से औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण विकास की जब हमने बात की तो इसकी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई, लीडिंग टू इंक्रीज इन अ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बाय 1900। मतलब क्या हुआ कि जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो उस समय जो कंपनियां थी या अभी भी जो कंपनियां हैं वे क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको वो रिलीज करती हैं। तो जो इनके रिलीजिंग थी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वो इंक्रीज हो गई, जिसके कारण इनका जो लेवल है वो 1900 में यानी कि 1900 शताब्दी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिनकी इसे हम बोलते हैं IPCC, ठीक है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या कही गई थी कि ग्लोबल टेम्परेचर इज लाइकली टू राइज 1 to 3.5 डिग्री सेल्सियस बाय द ईयर 2100। मतलब क्या है, मतलब कि जो IPCC है उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है बल्कि हम एवरेज टेम्परेचर को लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो एवरेज टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा वर्ष 2100 तक, ठीक है, 2100 तक जो क्या होगा हमारा जब वर्ष आएगा उस समय तक ये जो है वो कितना बढ़ चुका होगा, हमारा एवरेज टेम्परेचर 1 से लेकर के 3.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो अनुमानित है कि इतना वो क्या हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। तो आई होप कि ये भी जो स्लाइड है आपको विजिबल और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रही होगी। नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या है, या फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं कि क्या है, उस चीज़ को अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन रिमेन द कॉजेज ऑफ द राइज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस। यानी कि जो हमारी क्या है मॉडर्नाइजेशन यानी कि हम आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, और हमने क्या किया है पेड़ पौधों को जो काटा है उसके कारण, उसी के कारण क्या हमें देखने को मिला है कि बेसिकली हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो अब राइज कर रहा है। किसका राइज कर रहा है, तो अर्थ सरफेस का ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स एमिट अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस। यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रीज होते हैं और जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, वे क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो हार्मफुल गैसेस को एमिट करते हैं, विच लीड्स टू द पोल्यूशन एज वेल एज इंक्रीज हीट। मतलब ये जो हमारे बोल सकते हो कि जो इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्मफुल गैसेस तो एमिट करते ही हैं, साथ में क्या होता है कि ये जो है वो पोल्यूशन को भी लीड करते हैं, पोल्यूशन को भी फैलाते हैं,
हैं और साथ ही साथ जो हमारे हीट है, जो हमारे पृथ्वी की एवरेज टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, ये उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। बर्निंग फ्यूल इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या है कि जो बर्निंग फ्यूल है जिसको हम जलाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसेस हो गए, इनको हम बर्निंग फ्यूल बोलते हैं। तो ये जो बर्निंग फ्यूल हैं ये प्राइमरी रीजन हो सकते हैं या प्राइमरी रीजन है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने के पीछे एक कारण है। ठीक है, coal and gas are used to generate electricity which result in the emission of CO2 in the air। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जो कोल है यानी कि कोयला है और गैसेस हैं, उनके ऊपर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एमिशन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो जाती है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अभी जो COP26 की मीटिंग हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया को कहा गया, ऑस्ट्रेलिया ने खुद ही कहा है कि हम जो कोल है यानी कि कोयला है उसके जो है वो कंजप्शन का जो इस्तेमाल है, मतलब जो कंजप्शन है कोल का, वो काफ़ी कम करेंगे। ऐसा क्यों बोल दिया उसने मेरे को नहीं समझ में आता, लेकिन अगर मैं बताऊं एक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कोल है वो प्रोड्यूस करता है और उसी ने ये बोल दिया कि जो कोयला है उसका हम कम से कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि कोयला और जो गैसेस होती हैं उनके वजह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, तो वहाँ से हमें CO2 जो है वो एमिशन देखने को मिलता है, जो कि हमारे एयर में जाकर के मिलेगा और फिर वापस से क्या हो जाएगा, हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा वो है द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट क्या क्या है इसको ज़रा हम पढ़ने वाले हैं। तो द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर हाई सी एंड ओशियन लेवल्स। तो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में ये ज़रूर से पढ़ा होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारे सी का लेवल है वो उठता जा रहा है और महासागर का जो लेवल है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर हाई सी एंड ओशियन लेवल, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, हाई टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ हाई आइस एंड ग्लेशियर्स। अब क्या है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है इसका इम्पैक्ट हमें देखने को ये मिलता है कि जो हमारे सी लेवल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे ओशियन लेवल है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है जैसे कि बोल सकते हो जो मछलियां हैं, कछुए हैं, ठीक है, या फिर जो भी बोल सकते हो जो समुद्र में रहते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु है, उनका जो जीवन है वो नष्ट होता जा रहा है। हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर, जो ग्लेशियर हैं, जो आइस हैं वो मेल्ट कर रही हैं, इसके वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा सी लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इम्पैक्ट हैं। देयर हैव बीन चेंजेस रेनफॉल पैटर्न। अगर हम बात करें रेनफॉल पैटर्न की तो बारिश में भी क्या हुआ है, हमें पैटर्न इसका कुछ चेंज देखने को मिला है। कई जगह क्या होती है, लीडिंग टू ड्रॉट, यहाँ पे होना चाहिए ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट एंड फ्लड इन द अदर एरियाज। तो ये क्या करती हैं, बेसिकली कई जगहों पर जो हमारी बारिश है उनका पैटर्न भी चेंज हो चुका है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी हमने, इसको आप ड्रॉट कर लेना। ठीक है, तो क्या है कि जो लीडिंग है कहीं पर सूखा पड़ जाता है और कहीं पर हमें बाढ़ देखने को मिल जाती है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके रीज़न की वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट है कि देयर इज़ अ नीड टू रेड्यूस कोल। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करनी चाहिए कि हमें जो है वो कोल को, ठीक है, रेड्यूस करनी चाहिए। फायर इलेक्ट्रिसिटी को भी बोल सकते हो, जो कोयले से जो हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं कोयले से, उस चीज़ को जो है हमें कम करने की ज़रूरत है। इंक्रीज एनर्जी इफिशिएंसी थ्रू अ वाइंड एंड सोलर पावर, यानी कि क्या होनी चाहिए कि जो हमारी एनर्जी है हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो सोलर पावर है, ठीक है, और जो विंड पावर है उसके थ्रू हम जो एनर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एमिट करें, ना कि कोयले से। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो प्रमोट द यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टीड ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो हमारे रेन्यूएबल एनर्जी हैं, ठीक है, उनकी तुलना में जो है वो फॉसिल फ्यूल से हम क्या करें, कम जो एनर्जी है वो इमिट करने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट को भी ऐसा चाहिए कि जो रेन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, ठीक है, उनकी वजह से हम क्या करें, उनको प्रमोट करें, उनसे एनर्जी जो है वो हम ले, और फॉसिल फ्यूल जो है उनसे हम एनर्जी को क्या करें, कम से कम मात्रा में बोल सकते हैं कि जो है वो रिप्रोड्यूस करें।
ठीक है। आई होप कि आपको सेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइज। प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गाइज आप अपने दोस्तों के पास जो है वो ज़रूर से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जैसा भी फीडबैक होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।